नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। आज एक बहुत ही ख़ास मौका है, बहुत ही ख़ास दिन है। दरअसल नरेंद्र मोदी जब वज़ीर आज़म बने हैं तो वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म बने नरेंद्र मोदी को कुल 8 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इन 8 सालों में किस तरह के चैलेंजेस का नरेंद्र मोदी को सामना रहा, किस तरह से उन्होंने सियासत पर अपनी पकड़ और मजबूत की, किस तरह से ऐसी चुनौतियों का, चाहे वो महंगाई की शक्ल में हो या बेरोजगारी की शक्ल में हो या सरहद पर तनाज़े की शक्ल में हो, ऐसे चुनौतियों का किस तरह से वो सामना किया और किस तरह से अहम फैसले लिए। चाहे हम जम्मू कश्मीर के आर्टिकल की बात कर लें, किस तरह से हटाया गया, तो ऐसे कई मसलों और चुनौतियों का सामना करते हुए 2014 की जीत के बाद से जब वो वज़ीर आज़म बने, उसके बाद फिर उन पर भरोसा करते हुए मुल्क ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया 2019 में और एक बार फिर वो वज़ीर आज़म बने। और अब ऐसा लगता है जिस रफ्तार से और जिस सियासत पर पकड़ के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि ऐसा तसव्वुर किया जाता है कि नरेंद्र मोदी आने वाले आम इंतखाबात के लिए भी एक मजबूत दावेदारी पेश करते नजर आते हैं। तो नरेंद्र मोदी की इस सियासत को जो गुजरात से की वजीर आला के तौर पर उन्होंने शुरू की, उसके बाद फिर वजीर आजम बने और वजीर आजम रहते हुए उन्होंने 8 साल जो मुकम्मल किए हैं, इसमें कितने उतार चढ़ाव रहे, किस तरह से वो कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते रहे, किस तरह से वो मकबूलियत की तमाम बुलंदियों को छूते रहे, ऐसे कई पहलुओं पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये कि अगर किसी एक सरकार के लगातार मजबूत होने की बात होती है तो उसका जो दूसरा पहलू है कि जो अपोजिशन है उसमें शायद वो मजबूती नहीं है। तो अपोजिशन को किस तरह से उन्होंने टारगेट किया, अपोजिशन को किस तरह से उन्होंने अवाम के सामने एक ऐसा मुद्दा बनाकर पेश किया, चाहे वो खानदानी सियासत से जोड़कर हो या कुछ और मसले पर, कि लगातार नरेंद्र मोदी सियासत की बुलंदियों को छूते गए। आज इसी पर हम खास गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है यासिर जिलानी, तर्जुमान बीजेपी, हमारे साथ है मोहम्मद अमीन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अंशुल अभिजीत, तर्जुमान कांग्रेस, और उचित शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले अमीन साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो 10 साल का टेन्योर पूरा करेंगे आने वाले वक्त में और ये 8 साल का सफर पूरा हो चुका, यानी 2 टर्म, 2014 की कामयाबी, 2019 की कामयाबी और 8 साल का ये जो सफर पूरा हुआ है बतौर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उससे पहले वज़ीर आला रहे, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म आप इसे कैसे देखते हैं? किस तरह की सियासत रही? आखिर क्या ऐसा जादू है जो बरकरार है और एक के बाद एक, हालांकि रियासती इंतखाबात में जो उनकी क़यादत में कई जगह लड़ी गए, कुछ कामयाबियां कई जगहों पर नहीं मिली हैं, लेकिन बेशतर जगहों पर कामयाबियां मिलती नजर आई। हालिया यूपी का चुनाव ये कह रहा है। तो इस सफर को आप कैसे देखते हैं? ये ऐसा है कि जो दुनिया देख रही है कि एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे वो गुजरात के, और मोदी जी ने जब से आके 14 से लेके और दोबारा 19 का उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उन्होंने ये दिखा दिया पब्लिक को और देश को, ये दिखा दिया कि मैं एक ऐसा प्रधानमंत्री हूँ, ईमानदार हूँ, जिसमें ना कोई उंगली उठा सकता है, ना कोई शिकायत कर सकता है किसी भी दल को, किसी भी कौम के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी को उन्होंने मौका नहीं दिया कि वो उन पर ही उंगली उठाता या उनको कहता कि वो नाकाम रहे। उन्होंने हमेशा हर एक का देखा, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो यूथ हो। आप देखिए कि इतनी बड़ी बीमारी दुनिया में आई और उसके लिए उन्होंने अपने लेवल से कितनी मेहनत की और करके जो टीका था, जिस टीके को उन्होंने अपने देश के लोगों को तो दिया ही दिया, 125 करोड़ लोगों को, इसके साथ साथ उन्होंने दुनिया को भी मदद की। और आप देखिए कि इतनी स्थिति अच्छी जाके रख दी है कि आप देखिए कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में पहले सैंक्शन लग जाया करते थे, आज किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि हिंदुस्तान पे वो उंगली उठाए या सैंक्शन लगाए। तो मैं कह सकता हूँ इनाल कि प्राइम मिनिस्टर बहुत सक्सेसफुल हैं और उन्होंने अपना अच्छा टेन्योर किया। इसमें मैं इनकी राह को आसान और अच्छा देखता हूँ आने वाले इंतखाबात में, ऐसा मेरा मानना है। जी, उचित शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफी बारीक बीनी से सियासत पर नजर रखते हैं। वजीर आजम का जो अपना एक जो उनकी मकबूलियत है, उस मकबूलियत को बीजेपी ने भुनाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी।
चाहे वो 2014 से जो शुरू हुआ है वो सिलसिला, उसके बाद अलग अलग रियासतों में भी वजीर आला का चेहरा ना होते हुए वजीर आजम का चेहरा आगे करके और उनके चेहरे पर चुनाव लड़े गए। लेकिन कुछ एक रियासतों में ऐसा जरूर हुआ है कि खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी मकबूलियत, वो तो एक तरफ है क्योंकि आज हम उनके सियासी सफर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या पार्टी से भी कई बड़ा चेहरा होता नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक बोला विशाल भाई। ये आज की सिचुएशन में जो हो गई है, नरेंद्र मोदी का कद इतना बढ़ गया है, उनका कद इतना बड़ा है कि ये भारतीय जनता पार्टी से ऊंचे कद के उसमें शामिल हो गए। इनके कुछ फैसले हैं, कुछ डिसीजंस हैं, जैसे अब मैं बताना चाहूँ खासकर जो 8 साल के 8 मुद्दे, कुछ अगर अपन इसमें जाएं थोड़े छोटे से, तो नोटबंदी है, सर्जिकल स्ट्राइक है, जीएसटी है, 3 तलाक है, सीए कानून है, फिर जब कृषि कानून गलत हो गया तो फिर वापसी लिए, फिर उसके बाद डिजिटल इंडिया है, ऐसे कई कानून हैं जो लाए और बनाए, उनकी कैबिनेट ने फैसले लिए। कई जम्मू कश्मीर का जो नेचर था स्टेट का, आर्टिकल 370 को खत्म करना, जी हाँ 370 खत्म किया, हाँ वो भी उनके अकाउंट में जाता है, उनके क्रेडिशियल जाता है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए हैं जो हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी भी थे, कुछ बहुत जरूरी थे, कुछ गैर जरूरी भी थे, कुछ और ऐसा भी नहीं कि 100% बहुत सही हुआ है, कुछ बहुत सारी इश्यूज हुए हैं। जैसे आप जीडीपी हमारी गिरी है, बेरोजगारी की दर बढ़ी है, हमारी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कम हुआ है, करप्शन का इंडेक्स बढ़ा है, जो जर्नलिज्म का जो फ्रीडम है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पे अगर मैं बात करूं तो उसमें कमी आई है। तो LIC को बेचना है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बेचना है, गैस कंपनियों को बेचना है, जो तैयारियां जो चल रही है, तो कई उनके नेगेटिविटी भी आएंगी उनके अकाउंट्स में। ऐसा नहीं हर चीज पॉजिटिव हुई है इन 8 सालों में। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि जरूरी नहीं कि हम 8 सालों में उनके बहुत अच्छे चीजें हुई है, बाकी चीजें खराब हुई है। हम 135 लोग जो सुसाइड किए नोटबंदी में उनको भी नहीं भूल सकते, 15 लाख लोग जो बेरोजगार हुए उनको नहीं भूल सकते, लॉकडाउन में जो चीजें हुई हैं मजदूरों को लेके हम उसको भी नहीं भूल सकते। तो कई ऐसी चीजें हैं जो भूलने लायक भी नहीं। लेकिन आपकी तमाम बातों को मैं सुन रहा हूं और सुनते हुए भी एक चीज यहां पर पूछना चाहूंगा आपसे कि 2014 के टेन्योर में ही नोटबंदी आ गई थी और 2014 के टेन्योर में ही और भी कुछ ऐसी बातें आ गई थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद 2019 में कुछ अलग नतीजे हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो मकबूलियत है स्पेशली वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, यानी उनकी शख्सियत की, उसमें कहीं कोई ग्राफ उसका गिरता नजर नहीं आया और पार्टी ने उसका फायदा उठाया अगले चुनावों में। यह कैसे हुआ? बिल्कुल आप 14 की बात कर रहे हैं, नहीं मैं 2016 में उन्होंने नोटबंदी की और 19 में उनका ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये इसका फर्क जो है 2019 के चुनाव में पड़ेगा। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे चीजें वो नेगेटिविटी उनकी पॉजिटिव पॉइंट बनते गए हैं और चीजें जो थी उनके फेवर में जाती गई। और अभी भी और दूसरा सवाल आपका था कि ये जो विपक्ष वाली बात जो आप चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष का कद जो है वो इतना संकुचित हो चुका है कि अब हिंदुस्तान में विपक्ष रहा ही नहीं है। दूसरी चीजें, महंगाई इतनी बड़ी हुई है कि नेगेटिविटी बात करें अपन, महंगाई हिंदुस्तान के लिए महंगाई और करप्शन अब मुद्दा नहीं रहा। ये बड़े चेंजेस जो हुए हैं ये भी उनके खाते में जाएंगे कि आप देखिए करप्शन की कोई बातें नहीं होती, करप्शन पे कोई सस्पेंड नहीं होते, करप्शन में किसी मंत्री को हटाया नहीं जाता, करप्शन पे बड़े आंदोलन नहीं होते, महंगाई पे बड़े आंदोलन नहीं होते। तो ये भी एक चीजें हुई कि हिंदुस्तान से अब करप्शन और महंगाई दोनों ही गायब है। बुनियादी सवाल लोगों के गायब है। अब नए नैरेटिव सेट होते हैं, मीडिया को बताया जाता है, मीडिया भी अभी अब मीडिया जो गोदी मीडिया में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ये सब भी आरोप उन पे लगाए जाएंगे। अगर हम उनकी बहुत सारे पॉजिटिव बात करेंगे तो हमको वही पे वही इनकी नेगेटिविटी जो आई है इन 8 सालों में उस पर भी आपको चर्चा और संवाद करनी पड़ेगी। मैं फिर आपके पास आता हूं। उचित शर्मा साहब, आप चूंकि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने अपने आईने से देखा है इस पूरे सफर को और उसमें आपने जो चीजें देखी वो आपने बताया। सैयद यासिर जिलानी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 8 साल बेमिसाल या उससे आगे या उससे कम? नहीं 8 साल बेमिसाल। देखिए 8 साल बेमिसाल क्यों कहते हैं? हमारे पास योजनाओं की भरमार है और योजनाओं की भरमार के साथ साथ उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य इस सरकार ने किया है। मैं सबसे बड़ी योजना की चर्चा करना चाहूंगा
जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। आप यकीन माने कि इस अन्न योजना के तहत पैंडेमिक हुआ, हमारे सामने महामारी आई, उस वक्त दुनिया की स्थिति जो थी वो दुनिया के लोगों ने एक एरिया में देखा कि किन किन देशों के साथ, लेकिन हमारे भारत ने जो कटिबद्ध, जो वचनबद्ध सरकार है, जिसके मुखिया वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक योजना है भारत की। आने वाला जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस योजना पे चर्चा की जाएगी। योजनाएं तो बहुत हैं सामने, जीएसटी है, ट्रिपल तलाक है, 370 है, उज्ज्वला है, बीमा योजना है, जिसने काम किया। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जिन इन योजनाओं ने जो आम जन हैं उनको अपने साथ इंक्लूड किया। जनधन योजना आपने देखा था हमने किस तरीके से सरकार जब लेके आई और गरीबों के खाते नहीं थे, गरीबों के खाते खोले गए, उस पे भी हमने बहुत बार चर्चा किया है। बट मैं चर्चा करूंगा किसान सम्मान निधि योजना। ये योजनाएं जब आई हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट हमने इतिहास में देखा है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी भी रही कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं लास्ट वाले अंतिम व्यक्ति तक। लेकिन इस वक्त की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री है, जो इच्छा शक्ति है भारत में, वो 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपये खाते में पहुंचते हैं। ये अचीवमेंट है भारत के लिए। हम वैश्विक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन भारत मजबूती के साथ लड़ रहा है, मजबूती के साथ अपने जनमानस के साथ भारत। किसी भी लोकतंत्र में कहा यह जाता है कि लोकतंत्र तभी हेल्दी होता है, सेहतमंद होता है, जब वहां का जो ऑपोजिशन है वो भी सेहतमंद हो। जाहिर सी बात है कि ऑपोजिशन का आकार दिखने में और हकीकत में छोटा ही होगा, तभी जो है वो बरसर इक़्तिदार जो जमात होती है वो इक़्तिदार में होती है, चूंकि वो बड़ी जमात होती है, इक़्तिदार में होती है, वो पावर में होती है। लेकिन अपोजिशन का आकार, अपोजिशन का दायरा कितना होना चाहिए कि लोकतंत्र स्वस्थ नजर आए। यहां भी हमने अपोजिशन के नुमाइंदों को इन्वाइट किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अंशुल अभिजीत। अंशुल अभिजीत, 2 बातें हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी वजीर आजम के हैसियत से 8 साल उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। अव्वल तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि इन 8 साल के सफर को बहैसियत अपोजिशन आप कैसे देखते हैं। दूसरा ये कि अगर उनको कामयाबी 14 में मिली, फिर 19 में भी मिली और बल्कि एक तरह से बड़ी कामयाबी मिल गई, तो इसका राज क्या है और क्यों अपोजिशन जो है वो उनके मुकाबले में उस तरह खड़ा नहीं हो पा रहा है जितनी की तवक्को की जा रही थी? विशाल साहब, जमहूरियत की बर्बादी को हम देख रहे हैं इन 8 सालों में। ये 8 साल 8 छल। हमने एक दस्तावेज आज निकाला, एक बुकलेट उसमें निकाली, जिसमें एक तरह से सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की, हकीकत बताने की कोशिश की और लोगों को आगाह करने की कोशिश की, चेतावनी देने की कोशिश की कि आज के हालात हैं क्या, ये क्या आलम है। ये सरकार की जो तारीफ है, ये सरकार एक धोखेबाज सरकार है, ये सरकार एक चालबाज सरकार है, अदाकारी में विश्वास करती है, नफरत फैलाने में विश्वास करती है। ये तो एक सामाजिक एक पहलू हो गया। और दूसरा ये पहलू हो गया कि जो माशी हालात हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं 8 सालों में। महंगाई सबसे उछले स्तर पर है, बेरोजगारी अगर आप सब आंकड़े देखें तो उछले स्तर पर है। और महामारी से पहले ही आपने बहुत सारी सुर्खियां पड़ी होंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि महामारी से पहले 2019 में बेरोजगारी सबसे 45 साल में सबसे उछले स्तर में थी। तो लोग पूछते हैं कि भाई महामारी के बाद भारत का आर्थिक जो प्रदर्शन था वो इतना खराब क्यों रहा और देशों के मुकाबले? तो वो इसलिए क्योंकि महामारी से पहले ही हमारा आर्थिक जो प्रदर्शन था, हमारे जो हालात थे वो बहुत खराब थे। अगर 8% विकास दर यूपीए सरकार ने मोदी सरकार को दिया था, तो उसको गिरा कर उसकी बर्बादी कर वो 4 से कम लेके आ गए और फिर महामारी के बाद तो फिर वो -7.3 पे लेके आ गए। आप भर मत देखिए झूठ मत बोलिए। मैं टोकना नहीं चाह रहा हूं, अपनी बात रखिए, फिर मैं अपनी बात नहीं आपकी देखिए इनकी बहुत बुरी आदत है। आप देखिए, आप ये 4% कहां से आंकड़े हैं? क्या राहुल गांधी की डायरी से आया है? क्या इटली से आया है? क्या ये कहां से आंकड़ा है?
तो ये गलत, आप अपनी बात कह रहे थे एज ए विपक्ष, आपकी ताकत है, गिलानी साहब को मैंने बड़े सब्र से सुना, मुझे बड़ी परेशानी हुई उनकी बात सुन के, फिर भी सुना, अपने दर्द को सहकर उनकी बात सुनी। तो ये इनकी बड़ी बुरी आदत है कि बार बार हस्तक्षेप करते रहते। ये कौन सी तमीज है? मैं चाहूंगा यासिर जिलानी साहब आप इसे नोट कर लें, आप इसे नोट कर लें, और मैं जब आपके पास आऊंगा तो आप मुझे याद करके इनको बताएं कि हाँ इन्होंने कहां पे क्या गलत बोला। यासिर जिलानी साहब प्लीज, ठीक है, ओके। अंशुल अभिजीत, उनकी बारी आएगी। अंशुल अभिजीत, विशाल साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि उनको भी आप मेरे से दुगना वक्त दे दीजिएगा, मेरी बात खत्म करने दीजिए। और ये देखिए अदब होता है, गुफ्तगू का अदब होता है। और जिलानी साहब को मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं होता, आप सच बोलिए। अगर मैंने आपको उज्ज्वला योजना की, सच बोलिए, आप कितना फीसदी था विकास दर? आप भी यूपीए के समय आप बताइए ना मुझे, और अब कितना हो गया है? सच बोलिए, झूठ बोलिए, चालबाज तो आप हैं। आप तो लोगों को गुमराह करने में, महंगाई दर। चलिए फिर जब आप मेरी बात नहीं मान रहे तो आप दोनों कोशिश करके देखिए कौन ज्यादा तेज बोल सकता है एक दूसरे से। बोलिए, मुझे बताइए। झूठ कमाल है, झूठ की आदत इनकी है, गुमराह करने की आदत इनकी है, और ये कह रहे हैं दूसरों को कर रहे हैं। और ये देखिए, आप रहने दीजिए ना, अरे भैया इस तरह की आदत मुझे नहीं। देखिए जो बोलना है बोल दीजिए, मेरी को इस तरह की बार बार हस्तक्षेप करना, ये ऐसी आदत नहीं, एक गुफ्तगू का तरीका होता है। यासिर जिलानी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप नोट कर लें उन बातों को जिन पर आपको एतराज है, आप नोट कर लें, और जब आपकी बारी आएगी तो आप गिन गिन कर उसे जवाब दे दीजिएगा। अंशुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात सब आप करें जल्दी। नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि जो आप पहलू देखें, या तो नफरत फैलाने की तरफ हो, या मंदिर मस्जिद की बात हो, या कब्रिस्तान और शमशान की बात हो, या फिर 80-20 की बात हो, या किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम की बात हो, या फिर आप देखिए हमारी माशी हालात, और आप देखिए यहां पर बेरोजगारी दर, CIME का जो डेटा है सबसे ज्यादा जो बाहर सामने आया है वो 8% हो गया है यहां पर। और यहां पर आप जानते हैं कि आपको मैंने काफी वक्त दिया है कहने के लिए। यासिर जिलानी, आपको काउंटर करना है जी। देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के, मैंने तो अरे तो आप 1 मिनट और ले लीजिए, आप 1 मिनट और ले लीजिए, लेकिन सच बोलिए। आप जिस तरीके से आपके नेता देश से बाहर जाके मजाक कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, आपके नेता मजाक कर रहे हैं। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहना कि ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। प्लीज अंशुल, प्लीज यासिर बोले। आप मजाक कर रहे हैं, आप भारत के जनमानस के मन को समझ नहीं पा रहे। आप पिछले 2012 के बाद आपने जो समझ लिया था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, उस सनक से अगर आप बाहर नहीं आएंगे, कांग्रेस को खड़ा नहीं कर पाएंगे आप। इस सनक से मैं वापस आता हूं। मैं आप दोनों को फिलहाल चाहूंगा कि आप प्लीज आप खामोश हो जाए थोड़ी देर के लिए। मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंडेक्स है, बहुत सारे ऐसी लिस्टिंग है, चाहे वो जो अभी गिनाए हैं हमें उचित शर्मा साहब ने भी या अंशुल अभिजीत साहब ने भी। मैं एक चीज सिर्फ जानना चाहता हूं अमीन साहब आपसे, अगर इतनी सारी नेगेटिविटी है जो कांग्रेस गिना रही है या जो उचित साहब ने भी गिनाया है, तो फिर इसके बावजूद अगर कोई कामयाबी की सीढ़ियां तय करे, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन में कमजोरी है, वो मुद्दों को उठा नहीं पा रहा है। अमीन साहब, नहीं एक्चुअली क्या है इसमें कि ये गवर्नमेंट जो है इस वक्त जो आई है 14 से लेके और अभी 19 में कंटिन्यू किया, और मुझे तो लगता है कि जो हालात बन रहे हैं उसमें 24 में भी मोदी जी ही रिपीट करेंगे। रीजन क्या है इनका कि एक तो अपोजिशन एक नहीं है, दूसरी बात ये चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो समाजवादी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टियां रही हो, या और कोई छोटे छोटे दल रहे हो, उन्होंने हमेशा सिवाय झूठ बोलने के अलावा जनता को सिर्फ बातें का लॉलीपॉप देते रहे, जिन्होंने प्रैक्टिकल तौर पे काम नहीं किया। उसका नतीजा है, देखिए चाहे आप देखिए राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए, कितना पुराना मुद्दा था, इसको मोदी जी ने हल कर दिया। और इसको तो आप कहें कि कोर्ट ने हल किया, इसको ऐसे ना कहें कि मोदी जी ने हल कर दिया। मुझे लगता है थोड़ा कहना सही नहीं होगा। कोर्ट के जरिए से मामला हल हुआ है, कोर्ट में मामला काफी लंबे वक्त से पड़ा हुआ था, इसको इस तरह से कहना ज्यादा बेहतर होगा मुझे लगता है जी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इस कार्यकाल में हो गया, जल्दी इसी कार्यकाल में हो गया जी। अभी देख लीजिए, वरना फिर लोग सवाल उठाएंगे कि क्या सरकारें जो अदालत में बैठकर फैसला दे रही हैं, सवाल ये उठाने लगेंगे लोग। जल्दी होने की बात कही गई है, सवाल उस बात 370 का देख लीजिए, 370 कश्मीर कितना डिस्टर्ब था इस बात को लेके। हाँ, आप उससे क्रेडिट दीजिए। आज उनका नाम हुआ ही नहीं हुआ। आप देखिए आज जो हमें सैंक्शन लगाते थे अमेरिका, जिससे हम डरा करते थे उस रिजीम में, आज देखिए यूक्रेन और रशिया के बाद
हमने रशिया का साथ दिया, ऐसा नहीं है, और उसका भी दिया, लेकिन जायज तरीके से, और हेल्प भी की। आज देखिए हमें सैंक्शन नहीं लगा पाया कोई। ये एक हमारी फॉरेन पॉलिसी है जो इस वक्त उठ के आई है ऊपर, आप देख लीजिए। ठीक है, उचित शर्मा साहब, ये तो एक फैक्ट है कि 8 साल तक वजीर आजम मोदी रहे, और आज भी अगर मुझे लगता है कि आप उस रिक्टर पैमाने को देखेंगे कि मकबूलियत और उसका प्रोजेक्शन जो अमीन साहब कह रहे हैं, हालात जो भी हो, वजह जो भी रही हो, किसने सच बोला, किसने झूठ बोला, किसने झूठ की सियासत की, किसने सच की सियासत की, लेकिन 8 साल को इनकार तो नहीं कर सकते ना। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी इसे वेटो करते हैं जो अमीन साहब कह रहे हैं बतौर सीनियर जर्नलिस्ट? क्या आप मानते हैं कि 2024 में अगर हालात ऐसी रहे तो 24 के लिए भी मोदी मजबूत दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं? जी, हालात तो वही दिख रहे हैं विशाल जी, हालात वही दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इतना बटा हुआ है और इतना सशक्त नहीं है कि वो कुछ कर पाए। और इनके देखिए, ये बात तो सच है कि राजनीति में मोदी जी का कद इतना बढ़ गया है कि अभी उनको हारा पाना मुश्किल है, जब तक कि वो स्वयं ना हारे तो, क्योंकि विपक्ष पूरा का पूरा बटा हुआ है। इसको एकत्रित होने में वक्त लगेगा। 2024 तक बिल्कुल सॉल्व होने की कोशिश है। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बोल रहे हैं वो बहुत, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वो सही है और ये आगे होने वाला है। उसका रीजन भी यही है क्योंकि विपक्ष ने हमको कुछ दिया नहीं, विपक्ष उतना मजबूत दिखा नहीं, और राजनीति में मोदी जी खुद एक पॉलिटिकल, मतलब ये भी एक सियासी कामयाबी मानी जाएगी कि आप इक्तदार में हैं, खुद को आप मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आपकी यानी खुद की मजबूती तभी होगी जब ऑपोजिशन या विरोधी वो कमजोर होता जाए। तो क्या यह भी एक कामयाबी है, यह भी इस सफर का एक कामयाब हिस्सा है? ये भी जरा सोचिएगा। आपने जो भी वक्त दिया यासिर जिलानी साहब, मैं माजरत के साथ, प्लीज वक्त नहीं रह गया है, मैं बहुत माजरत चाहता हूं और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। मुझे दीजिए इजाजत। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।